जो विषय रहेगा तो उसके बारे में सुमेर भाई से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। सुमेर भाई नमस्कार। जी नमस्कार जी आशा बहन, और सभी साथियों को भी नमस्कार। क्या आवाज ठीक से आ रही है आशा जी? जी जी, तो वैसे तो हम अलग अलग मुद्दों पर कैसे हम खुशहाली पूर्वक एक जीवन जी पाए, उसके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने खुद को जानना, अपनी जरूरतों को पहचानना, रिश्तों में हम कैसे उनके महत्व को समझ पाए और वो अच्छे से निभा पाए और खुशहाली के साथ जी पाए। लेकिन मेरा ध्यान गया कि कल की एक जो घटना है कि एक युवा और इंटेलिजेंट एक अभिनेता का जो सुसाइड का समाचार मिला, वो वास्तव में झकझोर देने वाला है। तो मुझे लगा कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं और भावात्मक आवश्यकताएं, तो भावात्मक आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान गया कि कैसे हमारे मन और मस्तिष्क पर ये कैसे प्रभाव पड़ता है, कुछ परिस्थितियों का, कुछ विचारों का। तो आजकल जो कोरोना की वजह से भी जो एक भय का भी माहौल है और बहुत ही देखें कि विषम परिस्थितियां हैं, तो कैसे हम अपने लिए भी इन बातों को देख पाए कि कोई विचार हमें बार बार तंग करे, है तो हम क्या करें? क्योंकि ये तो हमारी एजुकेशन में आया नहीं है। जरूर कुछ कुछ बातें कहीं न कहीं से हम सीखते तो रहे ही हैं, लेकिन कुछ दिनों से मेरा अपना इसमें इंटरेस्ट भी था और मैं कुछ चीजों को लेके स्पष्टता के लिए काम कर रहा था, तो मेरा मन किया कि मैं साथियों के साथ वो शेयर कर पाऊं। तो शायद जरूर वो बातें कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में भी काम आएंगी और हम दूसरे लोगों को भी ठीक से समझ पाएंगे और आवश्यकता अनुसार हम मदद भी कर पाएंगे। तो आज का जो है मुद्दा, हम चाहेंगे कि हम अपनी खुद की जो वेल बीइंग है, हमारी जो इमोशनल एक डिस्टरबेंस होता है, उसमें हम कैसे अपने को स्टेबल करें, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। जी, तो एक बार पहले भी हमने थोड़ा सा शुरू किया था, लेकिन वो कनेक्टिविटी की वजह से ठीक से बात नहीं पहुंच पाई। तो आज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी एंड सेल्फ, यानी एक इंसान है वो दो वास्तविकताओं के संयुक्त स्वरूप में होता है। बोलचाल में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें रहस्य में चली जाती हैं और कुछ शब्दों में उलझ जाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदर हम खुद देखेंगे कि क्या ऐसा हम महसूस करते हैं या नहीं, क्या ऐसा हम चाहते हैं या नहीं, क्या ऐसा हमें लगता है या नहीं। तो हम अपने आधार पे उन चीजों को जांचेंगे और एक्चुअल में वास्तविकता क्या है हम उस पर फोकस करेंगे, हम शब्दों में नहीं उलझेंगे। ये एक मेरा निवेदन रहेगा। तो बोलचाल में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तन और मन है, बॉडी और माइंड है। यहाँ हम माइंड ने कहकर सेल्फ कह रहे हैं, जैसे हमारा शरीर है और हम खुद हैं। तो कैसे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ये आज, क्योंकि बॉडी का तो हम सब जानते ही हैं क्या फंक्शन है, क्या स्वरूप है। सेल्फ को लेकर थोड़ी सी बड़ी उलझने हैं, तो हम ज्यादा नहीं, हम अपने में जितना स्पष्ट देख पाएंगे हम उस हिसाब से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्पष्टता से जिंदगी में कुछ लाभ होगा। ये तो चर्चा से ही पता चलेगा। जी, तो आशा जी हम थोड़ा आगे अगली स्लाइड पे चले कि आज हम अपने को एक्सप्लोर करेंगे कि सेल्फ क्या है। तो जी पहले थोड़ा स्लाइड को नीचे, हाँ जी। तो आप सभी एक डायग्राम देख रहे होंगे और आप, आई थिंक आपकी स्क्रीन पे आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर ही सकते हैं ठीक से, ताकि आप देख पाए। तो ये एक जो डायग्राम है, इसको हम नाम क्या दें, उन नाम से उलझन हो जाती है। तो हम इसका नाम अभी सेल्फ दे रहे हैं। और इसको यदि हम वैसे देखना चाहे कि एक डायग्राम है, एक एटम के फॉर्म में है। जैसे एक एटम होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह है, वो ऑर्बिट में अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो इसको ठीक हम जैसे अपना सोलर सिस्टम होता है, ऐसा ही एक एटम की भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है। तो इतना तो मॉडर्न साइंस में हमने पढ़ा ही है कि नेचर में जो भी मैटर है, सारा मैटर एटम की फॉर्म में है। तो नेचर के इवोल्यूशन में कुछ ऐसी रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि कुछ एटम्स ऐसे भी डेवलप होते हैं जो जिनमें ये जो सोचना, समझना, महसूस करना, इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आ जाती है, और उसको हम कॉन्शसनेस या कॉन्शस एंटिटी कह सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है, ये एक कॉन्शस एंटिटी है, यानी कि एक एटम से डेवलप एंटिटी जिसमें सोचना, समझना, महसूस करना जैसे काम होते हैं, इसको हम कॉन्शस एंटिटी कह रहे हैं। इसी को हम सेल्फ कह रहे हैं। इसका सबसे भारी हिस्सा, जैसे हमने बात की थी कि जैसे हम शरीर को देखें तो इसके भी अलग अलग हिस्से हैं, हाथ, पैर, गर्दन है, और बीच का हिस्सा, ऐसे करके एक शरीर पूरा है, इसके कई हिस्से हैं। ऐसे ही सेल्फ के 5 हिस्से हैं। तो इनको हम अपने में देखते हैं कि क्या ऐसा दिखाई देता है या नहीं। दिखाई देने से मतलब समझ में आता है या नहीं। तो इसमें जो सबसे भारी जो ये इसका हिस्सा है, इसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं, परिवेश कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे। ये क्या है? तो हम अपने में ये देखते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी अच्छे लगने की तलाश में रहते हैं। जैसे बार बार बातचीत में हम कहते हैं मेरा मन कर रहा है कुछ ये खा लें, कुछ घूम आए, ये देख लें, टीवी चला लें, आराम कर लें। मन करता है, ये मन हमेशा ही करता ही रहता है। कोई पसंद की चीज याद आ गई तो मन करता है उसको खा ले। तो ये हमारे अंदर तो होता ही है। तो यहाँ जो काम होता है इस ऑर्बिट में, उसको हम कह रहे हैं कि यहाँ हमेशा हमारे अंदर कोई न कोई एक अपेक्षा रहती है, सुख की अपेक्षा। हमेशा मन हमेशा मजा चाहता है, लेकिन मिलता कितना है ये एक अलग बात है। तो चाहते तो हम लगातार हैं, मिलता है रुक रुक करके, ये हमारी एक दिक्कत है। तो हम देखते हैं कि जैसे किसी का रसगुल्ला पसंद है तो याद आ गया बातचीत करते हुए, तो मन करता है रसगुल्ला खा ले। तो पहले अपने अंदर उसकी अपेक्षा बनी रहती है, ये अपने अंदर महसूस कर ही लेते हैं हम। और फिर जब वो मिलता है तो खा रहे होते हैं तो वो अच्छा लगना महसूस भी कर रहे होते हैं। तो इसकी 2 स्टेज हुई। पहला तो वो महसूस करने की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है, और जब वो मिलता है तो उस समय हम महसूस भी करते हैं। ऐसे ही कोई अपने प्रियजन की याद आ गई, कोई दोस्त की, रिलेटिव की, तो उसे बात करने का मन करता है और उसे मिलने का मन करता है। तो जो पहले मन कर रहा होता है वो होता है क्या? सुख की अपेक्षा। और जिस क्षणों में हम मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उन क्षणों में वो अच्छा लग रहा होता है, उसको हम महसूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ 2 इसको चरणों में देखेंगे कि एक तो अच्छा लगने की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है, यानी मन हमेशा सुख के लिए अपेक्षा करता ही रहता है, लेकिन जब मिलता है उस क्षण में वो महसूस करता है। और वो मिलता तो कब कब है, उसको हम देखें कि पहला तो हमारा सोर्स जो है वो इंद्रियां ही है। अब जब मन करता कुछ खाने का, उसी समय ही मन में अच्छा लगना की अपेक्षा बढ़ती जाती है, और जब पसंद की चीज खा रहे होते हैं उस समय वो अच्छा महसूस हो रहा होता है। लेकिन कितनी देर होगा, पसंद की चीज खाएंगे, थोड़ी देर बाद ज्यादा होते ही वो अरुचिकर हो जाएगी, और ज्यादा खा लेंगे तो वो असहनीय भी हो जाएगी। लेकिन अपेक्षा अच्छा महसूस मिलता है उस क्षण में वो महसूस करता है। और मिलता तो कब कब है, उसको हम देखें कि पहला तो हमारा सोर्स जो है वो इंद्रियां ही है।
अब जब मन करता कुछ खाने का, उसी समय ही मन में अच्छा लगना की अपेक्षा बढ़ती जाती है, और जब पसंद की चीज खा रहे होते हैं उस समय वो अच्छा महसूस हो रहा होता है। लेकिन कितनी देर होगा, पसंद की चीज खाएंगे, थोड़ी देर बाद ज्यादा होते ही वो अरुचिकर हो जाएगी, और ज्यादा खा लेंगे तो वो असहनीय भी हो जाएगी। लेकिन अपेक्षा, अच्छा महसूस करने की अपेक्षा तो फिर भी बनी रहती है। तो यहां से समझ में आया कि ये तो हम देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमते रहते हैं, वो तो कभी नहीं रुकते। तो हमारे अंदर की जो क्रियाएं हैं वो हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। तो मन में सुख की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है, लेकिन मिलता कब कब है? तो एक तो इंद्रियों से मिलता है, कितनी देर, जितनी देर उनका प्रयोग करते हैं, जैसे जितनी देर खाना खाते हैं, गाना सुनते हैं, घूम के आते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन उसको निरंतर तो कर नहीं सकते। पसंद की चीज हम 24 घंटे लगातार तो नहीं खा सकते, पसंद की चीज हम 24 घंटे लगातार तो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो तो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे अवधि बढ़ती है तो वो अरुचिकर भी हो जाता है, और ज्यादा हो गया तो वो असहनीय भी हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो सुख की अपेक्षा है वो इंद्रियों से क्षणिक है, उसको हम क्षणिक सुख कहते हैं। जो संवेदनाएं जो होती है ना अनुकूल, जिसको हम सेंसरी प्लेजर कहते हैं, उनमें मोमेंट्री हैप्पीनेस की हम बात करते हैं। लेकिन उसकी जरूरत तो हम कंटिन्यू महसूस करते हैं, तो कैसे पूरा होगा? तो फिर हमने ट्राइड हैप्पीनेस में हम देखा था कि जो हमारे रिलेशनशिप्स में जो फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के लिए, उनमें थकान नहीं होती है, वो अरुचिकर नहीं होती है। हमारे किसी के प्रति हमारा स्नेह भाव है तो हमेशा स्नेह भाव रख सकते हैं, कभी भी नहीं थकते। प्रेम भाव है, हमेशा प्रेम भाव के साथ रह सकते हैं। तो मन की जो हमेशा सुखी होने की अपेक्षा है वो फीलिंग्स से ज्यादा अच्छे से पूरी हो पाती है। लेकिन उन फीलिंग्स के बाद भी एक और दिक्कत आ जाती है, डर से, मरने का डर, अपनों का बिछुड़ने का डर है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है, कभी कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं, उसके करने का दबाव। तो ऐसे में हमारे रिलेशन सारे बढ़िया हैं, सबके प्रति हमारी फीलिंग्स भी बढ़िया हैं, लेकिन भारी परिस्थितियों से और कुछ अज्ञात कारणों से ये जो डर होते हैं, इनकी वजह से तो मन डर जाता है, फिर तो हम खुश नहीं रह पाते। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आया कि जैसे घटनाएं हैं उनको ठीक से हम प्रकृति को समझते हैं, नियमों को समझते हैं, तो फिर हमें हर चीज का समाधान दिखने लगता है। समाधान दिखता है तो फिर हमारे अंदर भरोसा आता है, भरोसा आता है तो डर नहीं रहता है। तो एक्चुअल में डर क्या है? भरोसे की कमी ही डर होती है। जैसे कहते हैं ना, प्रकाश की कमी ही अंधेरा होती है, ऐसे भरोसे की कमी ही डर होती है। और भरोसा कैसे बनता है? चीजों को ठीक से समझने से भरोसा बनता है। तो मन के खुश रहने के लिए हमने 3 सोर्सेज को पहचाना है। एक तो सेंसरी प्लेजर, जिससे हम मोमेंट्री हैप्पीनेस फील करते हैं। दूसरा फीलिंग्स इन रिलेशन, उनमें हम लॉन्गर हैप्पीनेस फील करते हैं। और तीसरा राइट अंडरस्टैंडिंग, उससे हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस फील करते हैं। तो ये जो अच्छा लगने वाला काम जहां हो रहा होता है, अच्छा लगने की जो चाहत है, अपेक्षा है, और जब जब मिलता है उस समय अच्छा महसूस होता है, ये काम जहां होता है उस हिस्से को मन कह रहे हैं। यहाँ लिखा है ना माइंड। तो यहाँ पर हम 2 ही चीज महसूस करते हैं, या तो हमें कोई चीज हमारी पसंद की नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, तो क्या होता है? खराब महसूस होता है, उसको हम कहते हैं दुख। और जब कोई चीज हमें समझ में आ रही है, पसंद के अनुसार काम हो रहा है, तब हमें अच्छा लग रहा होता है, उस अच्छे लग रहे को हम कहते हैं सुख। तो ये सुख और दुख हमारे जिस हिस्से में होता है उसको हम मन कहते हैं। तो ये तो हम महसूस ही करते हैं, सुख और दुख। लेकिन ये फिर कैसे तय होता है? हम चाहते तो हमेशा सुखी रहना है,
दुखी तो नहीं रहना चाहते, तो इसको कैसे हम हैंडल कर पाए? तो हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारा एक और हिस्सा है भार वाले से अंदर की ओर। तो आशा जी हम अगली स्लाइड पे चले। देखिए हमारा ये भार की तरफ से दूसरा हिस्सा है, यहाँ लिखा है थॉट्स। थॉट्स का मतलब विचार। तो हम विचार तो करते ही हैं और देखते हैं बहुत सारे विचार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे कैसे विचार आते हैं, जहां जहां हमारे काम कोई अटके हुए हैं, जिन चीजों का हमारे हमारे पास समाधान अभी नहीं मिला है, या जिन चीजों की हमें स्पष्टता नहीं है ना, जिन चीजों का हमारे पास अभी अभाव है, हमारा ज्यादातर विचार या तो वहां चलता है। इसलिए कहा गया है कि विचार जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब विचार हमेशा हमारे सुखी हम कैसे हो जाएं, दुखी न रहें, इसका काम करते रहते हैं। मन का काम है सुखी दुखी होना, विचार का काम क्या है, दुखी होते हैं तो वो दुख मिनिमाइज कैसे हो जाए, और हम सुखी होते हैं तो वो सुख मैक्सिमाइज कैसे हो जाए, ये काम विचार का है। तो हम देख सकते हैं जब भी कोई विचार आता है, पहले तो ये है कि कहाँ कहाँ काम अटका पड़ा है, कौन से काम अटके पड़े हैं, भूतकाल में कहाँ कहाँ हमने ठोकर खाई है, दोबारा से वैसी घटना न हो जाए। तो हमारा ज्यादातर पास्ट में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, या तो रह रह के विचार वहां क्यों जाता है कि दोबारा से ऐसा न हो जाए। तो ये विचार की प्रवृत्ति है कि वो दुख को मिनिमाइज करना चाहता है, या फिर फ्यूचर में कोई काम अधूरे पड़े हैं, कोई चिंता है ये कैसे होगा, ये हो गया तो क्या करेंगे, तो फ्यूचर में भी दुख न मिले इसके लिए विचार चलता है। और यदि पास्ट की कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है, फ्यूचर की भी कोई ज्यादा चिंता नहीं है, तो अभी जो चल रहा है हम ठीक ठाक जी पा रहे हैं, इसको और ज्यादा ठीक ठाक कैसे जिए और कैसे खुश हो सुखी हो जाए, फिर विचार इस पे काम करता है। तो ये साफ साफ हमारे को दिखेगा कि मन सुखी दुखी होता है और विचार क्या करता है, दुख मिनिमाइज कैसे हो जाए, सुख मैक्सिमाइज कैसे हो जाए, ये विचार काम करता ही रहता है। थोड़ा सा हम देखेंगे फिर ये विचार। तो हम देखते हैं भी मॉडर्न जो रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी में, वो कह रहे हैं कि लगभग 48%, लगभग 47-48% टाइम हमारा जो 24 घंटे का है, उसमें 60 से 80 हजार विचार हमारे आते हैं। एक एवरेज है, कुछ लोगों के कम भी होंगे जो ज्यादा स्थिर होते हैं अपने में, कुछ के ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज ये देखा गया है 60 से 80 हजार विचार 24 घंटे में। और उसमें से लगभग आधे समय हमारे विचार या तो भूतकाल की घटी हुई घटनाओं के संबंध में होते हैं, जो हमारी पीड़ा रही है, पास्ट के एक्सपीरियंस या तो रह के वो याद आते हैं, या कोई खूबसूरत क्षण रहे हैं जिनमें हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है, वो यादें आती हैं कि काश वो दिन फिर से लौट आए। दूसरा, हमारे विचार फ्यूचर से संबंधित है, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है ना, जो काम अधूरे हैं, तो काम हम प्रेजेंट में करते हैं, आधे टाइम थॉट्स हमारे पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। ये एक तरह से ऑटो पायलट मोड पे है। जबकि जरूरत क्या है, जरूरत क्या है कि हम आराम से बैठे और ये तय करें कि चलिए पास्ट के हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, एक बार उन एक्सपीरियंस को देख लें कि वो आगे की योजनाओं में कैसे काम आएंगे। तो हम कुछ समय निकालें और हमारे भूतकाल के अनुभवों को हम आगे के लिए काम में लें, और फिर फ्यूचर की कोई योजना बनानी है, हम आराम से बैठे और पूरा ध्यान योजना पे दें कि ये कैसे करेंगे।
तो हमें हमारी जो ये देखे कि सेल्फ कैसे काम करता है, तो इसमें थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे और थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, तो फिर क्या है, ये ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड पे आएगा। मतलब हम तय करेंगे कि कब भूतकाल की जो हमारी अनुभव है उनको बारे में भी सोचेंगे, भविष्य के भी अच्छे से प्लान बनाएंगे, लेकिन जब काम करेंगे तो पूरा ध्यान जो काम कर रहे होंगे वही रहेगा। अचानक विचारों में नहीं खो जाएंगे, अचानक कोई भूतकाल की घटना आ गई फिर से वो परेशान होकर नहीं बैठ जाएंगे। तो ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको हैंडल कैसे करें। तो इसका अंदर का ऑर्बिट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम अंदर जाते हैं वो उतना ही ऑर्बिट सूक्ष्म है लेकिन अधिक प्रभावशाली है। वो परंपराओं में भी कुछ शब्द हम सुनते हैं कि वो मनोबल होता है, बुद्धि बल होता है, आत्म बल होता है। तो हमने बात की कि जब छोटा चुंबक बड़ा चुंबक रखे होते हैं तो चलती तो बड़े चुंबक की ही है। ऐसे हम व्यवहार में देखते हैं कि बार बार मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जब हम कभी गुस्से में होते हैं या इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, है ना, जिन्होंने हमारी जिंदगी में कोई बहुत सहयोग किया हो और हम उनको बहुत मानते हैं, उनके सामने हम शांत हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का एक नियम ही है। तो हमारे जो ये अंदर के बल हैं या अंदर के हमारे हिस्से हैं ये ज्यादा पावरफुल है। ये जितने एक्टिव होते हैं या हम कहें अवेयर होते हैं, तो इनका प्रभाव काम करने लग जाता है, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना, अवेयरनेस बढ़ाना। भाई अवेयरनेस बढ़ा लो अपनी। बोलचाल की भाषा में कहते हैं हम जिंदगी में इवोल्व होना है हमें, है ना, इवोल्व होना है। तो ये शब्द तो आ गए, लेकिन ये अवेयरनेस क्या चीज है, ये बढ़ती कैसे है, कहाँ पर क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, उसमें इवोल्व होने का क्या मतलब है, किस जगह पर क्या हो रहा है वो पता नहीं है, केवल शब्द है। इसलिए वो या तो रहस्य में चला जाता है, उस पे हम काम भी तो कैसे करें। तो अब कोशिश करते हैं इस पे हम कैसे काम करें। तुम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो आशा जी हम अगली स्लाइड को देखिए कि कैसे हम हमारा ये अंदर के हिस्से काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें तीसरा जो हमारा ये हिस्सा है सेल्फ का, इस पे लिखा डिजायर्स, यानी हमारी इच्छा। ये मूल में होती है कि हम किन चीजों से दुखी हुए हैं, किन चीजों से सुखी हुए हैं, सारी यादें यहाँ पर रहती हैं। और किन चीजों से ज्यादा दुखी होंगे, किन चीजों से ज्यादा सुखी होंगे, ये सारा यहाँ पर हमारा स्टोर रहता है। तो ये मूल यहाँ से पकड़ में आएगा। अभी हमारे पास इच्छा शब्द है, लेकिन ये चीज क्या होती है ये नहीं पता हमें। तो देखो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी सभी अपनी पसंद की कोई खाने की चीज याद करेंगे एक बार, कुछ सेकंड के लिए। क्या पसंद है आपको, देखें, उसको याद करें। लास्ट बार कब खाया था आपने, एक बार उसको ध्यान में लाएं जी। तो ऐसा आप बाद में भी करके देखना कि जब हमें कोई चीज बातचीत से, चित्र देखकर और पहले से जिन चीजों से हमें अच्छा लगा है वो चीज याद आ जाती है, तो क्या होता है, वो पहले का जो इमेज है ना स्टोर, वो एक इमेज उभरता है। जैसे मुझे रसगुल्ला पसंद है तो मैंने तुरंत रसगुल्ले को याद किया तो उसका आकार नजर आया। फिर मेरे याद आया कि पिछली बार कब खाया था, तो ध्यान आया बहुत लंबा समय हो गया। और फिर तुरंत मन में क्या हुआ कि काफी दिन हो गए, अब तो दुकानें भी खुल गई है, चलो तो दुकान याद आई। तो ऐसे क्या हुआ, एक चित्र के बाद दूसरा चित्र उभरता गया और इससे क्या हुआ, मन जो है वो और एक्टिव हो गया और उसने तुरंत आदेश दे दिया कि तैयारी कर लो। जीभ जो है उसने भी अपना लार ग्रंथियों से लार स्रावित करना शुरू कर दिया कि अभी खाने को मिलेगा, पाचन होने के लिए आपको शुरुआत कर देनी है। तो ये जो चित्रों की श्रृंखला जो उभरती है उसको इच्छा कहते हैं।
हम देख ही सकते हैं। मजे की बात है कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये दुनिया की मैं कहता हूँ सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है। 24 घंटे इसमें वीडियो कैमरे की तरह रिकॉर्डिंग होती रहती है। कौन सी रिकॉर्डिंग? ये जो विचारों में चल रहा होता है ना, इन विचारों की भी, और बाहर की दुनिया से जो हम सेंसेस से देखते हैं, इनपुट आते हैं वो ब्रेन में, ब्रेन से मन, मन से विचार, और विचार से फिर ये इच्छा वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर वो स्टोर होता जाता है। तो ये हम देख ही सकते हैं कि सपने में जब रात को हम सपना देखते हैं तो ये कई बार ये प्रश्न आता है कि हम तो सो रहे थे, तो फिर सपना किसको आ रहा था? और मजे की बात, जो सपना आ रहा था तो सपने को देख कौन रहा था? तो इसका मतलब है जिसको सपना आ रहा था और सपने को देख रहा था वो तो सो नहीं रहा था। यहाँ से पता चलेगा कि हम सोते नहीं हैं, शरीर को सुला देते हैं आराम करने के लिए। ब्रेन पर संकेत प्रसारित करना और ब्रेन से संकेत लेना हम मिनिमम कर देते हैं, उसको हम सोना कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर विचार चलते ही रहते हैं, उस समय हम ठीक से अवेयर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने ये जो हम बाहर वाले जो हिस्से हैं ना, माइंड और थॉट वाले, इनके क्रियाकलापों को बहुत कम कर दिया। तो मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, दोनों को मिलाकर, क्योंकि वहां तो पता नहीं ना एक्चुअल में चीज क्या है। और ये जो इमेज के रूप में, साउंड के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में, मन को जो अच्छा लगता है ना, रसगुल्ला, वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसका संकेत भी जाके वहीं स्टोर होगा डिजायर वाले हिस्से में। बाहर से कोई चीज देखते हैं तो इसका चित्र भी ऐसे, जैसे है ना टेलीविजन में हम देखते हैं कैसे वेव्स आती है केबल से और फिर वो चित्र दिख जाता है, तो ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम से भी वेव्स आती है और वो ब्रेन में वो कंपन से एक वेव बनती है, वेव को ये माइंड डिकोड करता है, फिर वो बिंब बनता है, उसको विचार लेता है, विचार से वो यहाँ पर जाकर के इच्छा वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर वो स्टोर हो जाता है, चित्र के रूप में दिखता है, जैसे टीवी की स्क्रीन पे दिखता है। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसको, ये कैसे काम करता है। यही हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम होता है, यही हमारी सारी यादें होती हैं। ये सारा का सारा स्टोरेज हमेशा हमेशा बना रहता है, लेकिन जो चीज उपयोगी है, जिनको हम ज्यादा महत्व देते हैं, वो ऊपर रहती है, और जिन चीजों को महत्व नहीं देते हैं वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं और नीचे चली जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मैंने कुछ इस हिस्से में ये चित्र से बना रखे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे ये जो चित्र होते हैं ना, हम बैठ के कोई नई भी चीज सोचते हैं ना, तो अंदर जितने चित्र हैं उन्हीं को मिला करके हम नए चित्र भी बना देते हैं। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ये देखो, जितनी भी मैन मेड चीजें हैं वो पहले तो कहीं भी धरती पे नहीं थी ना, तो पहले तो लोगों के कहीं न कहीं माइंड में ही आई थी, फिर उन्होंने बाहर भौतिक चीजों का सहारा लेकर के, छतरी है, हवाई जहाज है, पंखा है, कंप्यूटर है, ये बाद में ही तो बने। उससे बाद में कब बने? पहले वो माइंड में बनते हैं। तो माइंड में जितने चित्र हैं उनको मिलाकर नया चित्र बनाने की प्रक्रिया को क्रिएटिविटी कहते हैं। और मजे की बात हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो सारा कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, वो होता है, और यही सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये जब कॉन्शियस माइंड में ये दो पार्ट आते हैं ना, माइंड और थॉट वाला, ये कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और ये अंदर वाला ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये जो हम बात करते हैं, इसमें हिप्नोथेरेपी की बात करें, मेस्मराइजिंग की बात करें, या हम जो एनएलपी की बात करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक वाला जो है, मिनिमाइज हो गया। तो अब एक रास्ता बन गया हमारे पास। जैसे चौकीदार है, उस चौकीदार को हम या तो कुछ वो नींद आने लग गई हो, वो बैठ गया हो, तो हम तुरंत गेट से अंदर घुस सकते हैं, या हम चौकीदार को बातों में लगा लें और दूसरा साथी कोई उसकी बातों में लगे हुए को देखे दूसरा साथी अंदर गुजर जाए।
तो करते क्या है, या तो एक ऐसा आरामदायक वातावरण देते हैं और एक एक बॉडी पार्ट को कहते हैं कि आप इसको रिलैक्स रिलैक्स। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, ये कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये धीरे धीरे सोने की जैसी स्थिति में आ जाता है। अब उसे क्या हो गया, अब चौकीदार सोने के जैसा हो गया है, पूरी नींद नहीं आई है, उसको ट्रांस स्टेट कहते हैं, है ना। मतलब एक तरह से मानो गहरी नींद से पहले की स्थिति में आ गए। अब इससे क्या हो गया, अब डायरेक्ट हमारे सबको कॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए रास्ता बन जाता है। और उस समय हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना अपने आप को, ये इंफॉर्मेशन, कोई भी सजेशन दें या अफर्मेशन दें, कि जैसे मेरे कमर में भी दर्द था, तो मैंने कुछ दिन अभ्यास किया कि बिल्कुल कमर दर्द ठीक हो रहा है, बहुत अच्छे, जल्दी ठीक हो रहा है, काफी फर्क पड़ रहा है, नहीं पूरा ध्यान वहां लगा करके और अपने आप को ऑटो सजेशन दिया, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। तो पहले तो पूरी बॉडी को रिलैक्स किया, इसे कॉन्शियस माइंड जो था वो इनएक्टिव हुआ। उसके बाद मैंने जब सीधा वो अफर्मेशन दिया तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और डायरेक्ट उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है, आपका कभी इंटरेस्ट होगा तो मैं अलग से आपकी काम कैसे करता है एक मैं बड़ी घटना बताता हूँ। वो जो कल सुशांत सिंह का जो समाचार सुना, उसने मुझे बड़ा झकझोरा। तो मेरा ध्यान गया कि देखो काम कैसे करता है। एक बच्चे का जन्म होता है, पहली बार माँ को देखता है, और माँ का चित्र वो उसके अंदर स्टोर हो गया, जाएगा उधर ही, आंखों से नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन से माइंड, माइंड से थॉट, थॉट से होता हुआ, और हमारा ये डिजायर वाला हिस्सा है, बिलीफ सिस्टम वाला हिस्सा है, इसमें स्टोर होता है। हमारी परंपराओं में इसको कहते थे चित्त। चित्त का मतलब है जहाँ चित्र इकट्ठे होते हैं, इसी को स्मृति पटल कहते हैं। सारी स्मृतियां यही स्टोर होती हैं। अब होगा क्या, देखिए, वो बच्चे ने माँ की गंध को महसूस किया, बच्चे ने माँ का दूध पिया, तो उससे संबंधित सारे चित्र, साउंड, एक्सपीरियंस वो एक जगह स्टोर होते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम फोल्डर बनाते हैं ना, और एक फोल्डर में हम एक जैसी फाइलें रखते हैं ताकि टाइम पे आसानी से मिल जाए कि ये गानों का है, ये फिल्मों का है, ये मेरे सब्जेक्ट का है, या वहां घूमने गए थे वहां की फोटो एक जगह डाल दें। फिर बच्चा दूसरे परिवारजनों के संपर्क में आता है, तो ऐसे करके बहुत सारे फोल्डर बनते हैं। फिर आगे चल के वो बच्चा स्कूल जाता है तो अपने टीचर्स के, दोस्तों के फोल्डर बनते हैं। अब वो बच्चा 18 साल का हो गया, और फिल्में देखने से, समाज में जो बातें चलती है देखने से बच्चे की भी इच्छा हुई कि मुझे भी कोई साथी चाहिए जिसके साथ हम सुख दुख की बतला सके, एक दूसरे की केयर कर सके। तो ऐसे किसी से उसकी मुलाकात होती है और बहुत अच्छा लगता है, तो एक नया फोल्डर बन गया। 18 साल का बच्चा है, नया कोई बच्चा मिल गया, उससे बातचीत हुई, फोन नंबर लेना देना हुआ, और नया फोल्डर बन गया। तो ये आप मान सकते हो एक नया फोल्डर सबसे लास्ट में ये बन गया। अब धीरे धीरे बातचीत और बढ़ती गई तो बहुत अच्छा लगता गया, तो उस फोल्डर में नई सारी फाइलें आती गई। धीरे धीरे एक दूसरे पे भरोसा हुआ, और धीरे धीरे पता चला कि भाई शादी करेंगे। तो आगे बढ़ चल के बात की तो फ्रेंड्स को पता चला, पेरेंट्स को। अब फ्रेंड्स को पता था तो उन्होंने कहा कि जिनके साथ आपके संपर्क है ना, वो ठीक नहीं है, हमने उनके बारे में कुछ सुना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद अच्छे से पहचाना है, आदमी में से एक जैसा नहीं रहता, बदलता भी है, मुझे भरोसा है। पेरेंट्स ने भी समझाया तो पेरेंट्स को भी यही कहा। तो हुआ क्या, ऐसे चल के दोस्ती हो गहरी हो गई। आशा जी इको कर रही है, तो कोई अनम्यूट होगा तो शायद उसको म्यूट कर दें, थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कर दूं, कमी है। हुआ क्या, 1-2 महीने बाद ज्यादा गहरी नजदीकी होगी, और पता चला कि उसने हमारी साथ साथ किसी और के साथ भी उसकी दोस्ती है। तो उस फोल्डर में पहली बार एक वायरस आ गया। अब वो चित्र नया आ गया, अब वहां से वो चित्र उभरते विचार क्या चलने लग गए कि पता नहीं मुझे धोखा दिया जा रहा है, दोस्त भी कह रहे थे, कभी मेरे साथ बड़ा धोखा तो नहीं किया जा रहा। तो एक विचारों का पैटर्न चलना शुरू होता है, और उसमें सॉल्यूशन अभी मिला नहीं है। तो जो विचारों में सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इसका प्रभाव क्या है, मन दुखी होता है,
मन का भी वाइब्रेशन बढ़ जाता है। वो भूकंप आता है ना जैसे धरती में, ऐसे मन विचलित हो जाता है, उसी को तो हम दुख कह रहे हैं ना। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन पे जो संकेत आते हैं ना, वो संकेत नेगेटिव होते हैं, उससे हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन भी होते हैं। वो नेगेटिव हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं और उसका बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। और यदि वो ज्यादा डेप्थ हो या लॉन्ग टर्म हो जाए तो बहुत बड़ी बीमारियां फिर वो आ जाती हैं, जिनको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। साइको मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी, मतलब मन के प्रभाव से शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनको साइकोसोमेटिक कहते हैं। अब देखिए, जैसे तैसे उससे बात की तो उसने कसम खाई, क्षमा मांगी, और वो फिर जैसे जैसे हुआ और नजदीकियां बढ़ी, और एक दिन पता चला कि वास्तव में उसको धोखा दिया गया। उसकी कोई निजी जानकारी, फोटो वगैरह जो है वो किसी दूसरे से शेयर की गई। वहां से पहली बार बड़ा वायरस आ गया और वो इतना सदमा लगा उस बच्ची को कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं दोस्तों से शेयर करूं तो दोस्तों ने कहा था पहले ही तेरे को कहा था, पेरेंट्स को कहूं तो पेरेंट्स ने कहेंगे मैं तुम्हें समझाया था, और अपने अंदर इतना बड़ा धोखा लगा कि आदमी कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि मेरे जीने का कोई अब मतलब नहीं रह गया। जिस दिन सेल्फ में ये निष्कर्ष निकल जाता है कि मेरे जीने का मतलब नहीं रह गया, उस दिन वो सुसाइड के लिए कदम उठा लेता है। साथ में मन बहुत आवेशित हो जाता है, बहुत वाइब्रेशन बढ़ जाता है, नेगेटिव हार्मोन बहुत स्रावित होते हैं, बहुत पीड़ा होती है। एक तरफ पीड़ा है जो सहन नहीं हो रही, दूसरी तरफ सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, तो जीने का पर्पस नहीं दिखाई देता। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। जबकि यदि समझे तो देखे क्या निकला। वो जो लास्ट वाला फोल्डर है वो कब बना था? 3 महीने पहले। देखो कैसे काम करता है माइंड हमारा। जबकि 18 साल पहले का फोल्डर जो मम्मी का फोल्डर है, पापा का, टीचर्स का, और इनमें इतनी इतनी अच्छी फाइलें हैं। देखो एक बार भी ध्यान नहीं गया कि ये जो 3 महीने पहले एक फोल्डर बना, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरे पास और फोल्डर नहीं है देखने के लिए? आदमी का यहां तक ध्यान नहीं जाता। और मजे की बात, ये फोल्डर किसने बनाया? मैंने ही बनाया ना। तो क्या है, मैं इसको डिलीट भी कर दूं और जरूरत पड़ी तो इसके जैसे 360 फोल्डर और बना लूं। मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। इससे क्या बीतेगी मेरे पेरेंट्स पे, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, जिन्होंने दिन रात कैसे कष्ट उठाकर मेरे को यहां तक पहुंचाया है। तो यदि बच्चे का ये ध्यान चला जाए कि ये जस्ट एक मेमोरी है, ये मेमोरी पे ध्यान नहीं हट पाता और दूसरी जो पहले की मेमोरीज है उस पे ध्यान नहीं जाता, तो हमारे पास ये टेक्निक अभी है नहीं। और सारा डिप्रेशन, सारा सुसाइड ये छोटी सी नासमझी की वजह से है। यदि थोड़ा सा सोच ले कि किसी दूसरे ने नासमझी की है, दूसरे ने दुष्टता की है, उसकी गलती से मैं अपने को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, अपने पेरेंट्स को क्यों नुकसान पहुंचाऊं? तो मुझे सुसाइड नहीं करना है। मुझे सबक सिखाना है कि मुझे जो धोखा दिया गया, ये जिंदगी में ऐसे लोग और किसी को न दे, इसके लिए मैं दूसरों की मदद करूंगा। तो ऐसा सेशन मैंने कुछ क्लासेस में रखा था। तो बहुत से बच्चों ने मेरे साथ शेयरिंग की थी। मैं एक घटना बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। एक बच्ची ने मुझे बताया था, 12th क्लास की थी, तो उन्होंने बताया था, 12th क्लास की थी, तो उन्होंने बताया रोते हुए कि सर मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा था, और आपने यदि ये आज शेयरिंग नहीं करते तो शायद मैं भी ये बड़ा कदम उठा लेती। लेकिन आज की शेयरिंग के बाद अब मेरे में ये भरोसा आ गया कि मैंने तो कोई गलती की ना नहीं ना, मुझे जब धोखा दिया गया ना,
तो मैं अपने को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, अपने पेरेंट्स को क्यों नुकसान पहुंचाऊं। उसको सबक सिखाना है जिसने गलती की है, और दूसरे समाज में इस पीड़ा को दूसरे न भुगते। तो उस बच्ची ने ये कहा गर्व के साथ कि सर मैं जिंदगी में एक बड़ा काम करूंगी, और एक मैं बड़ा एक ऐसी अवेयरनेस फैलाऊंगी इस साइकोलॉजी को लेकर कि दूसरे लोग ऐसा कदम न उठाएं। देखिए, एक आधे घंटे की चर्चा के बाद जो बच्ची सुसाइड करने जा रही थी, उसने अपने जिंदगी के पर्पज को ये देखा कि मेरा कोई जीना मायने नहीं रखता। अब उसको जीने का मायना बन गया, मिल गया कि अब कोई दूसरे लोग ऐसे डिप्रेशन में न जाएं, बिना गलती सुसाइड न करें, मैं ये काम करूंगी और मैं अवेयरनेस फैलाऊंगी। तो देखिए हमारा माइंड कैसे काम करता है, समझाने पर जिंदगी बदल जाती है आधे घंटे में। तो इस पे हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी पेनफुल मेमोरीज जो है इन पे हम कैसे काम करें। तो मैं 2-3 टिप्स दे देता हूँ। एक तो हमारे पास पहले से बहुत कुछ अच्छा है सोचने के लिए। दूसरी बात, हमारे पास बहुत कुछ सार्थक काम है, उनमें एंगेज करें। तीसरा, जो पेनफुल मेमोरीज है एक बार उसको सामने अपने आप ले आओ, छुटकारा मत पाओ कि 1 साल पहले घटना हुई थी और रह रह के नहीं भूल पा रहा मैं, अब मैं आज ये करता हूँ, उस घटना को दोबारा से देखता हूँ। बाहर तो चली गई, वो एक घटना घटी थी, लेकिन ये मेरे माइंड में घर कर गई है तो नहीं निकल रही और मुझे परेशान कर रही है। तो उस पूरी घटना को दोबारा देखो और धीरे धीरे अपने आप को ऑटो सजेशन दो कि वो घटना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है, और आप देखेंगे कुछ देर में वो गायब हो जाती है। तो आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में ये चेंज ला सकते हो और आप देखोगे वो घटना दोबारा याद नहीं आएगी। तो ये बड़ा मजेदार साइंस है और बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। मैंने तो इसको शुरुआत में समझा करके देखा तो बड़ा मुझे लाभ हुआ। तो जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस है, मेरा एक ही निष्कर्ष निकला है, भूतकाल की कोई भी घटना है वो हमें हमारे लिए उपयोगी है। किस लिए? जिंदगी में सीख कर आगे बढ़ने के लिए है। मैं वो घटना नहीं हूं, मैं उस घटना के लिए जिंदा नहीं हूं। मुझे तो जिंदगी में कोई बड़ा पर्पज लेकर जीना है, समझना है और दूसरों के समझने में सहयोगी होना है। इस यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो तो मेरे सीख कर आगे बढ़ने के लिए है, वो मेरी एसेट है, मेरी तकलीफ नहीं है। मैं वो घटना नहीं हूं, घटना मेरे लिए है। तो इतना भरोसा आएगा तो क्या होगा, ये अंदर वाला ऑर्बिट एक्टिव हो जाएगा। तो आशा जी मैं कुछ सेकंड में पूरा करता हूँ, थोड़ा एक बार अगली स्लाइड दिखाएंगे जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं कि अवेयरनेस क्या होती है, जिंदगी कैसे इवोल्व होती है। तो आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारा जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है, हमारा हिस्सा जिसको लिखा है अंडरस्टैंडिंग, ऐसा ध्यान जाने पर ये वाला एक्टिव हो जाता है। इसको बोलचाल में आप इंटेलिजेंस या बुद्धि कह सकते हैं, विजडम जिसमें रहती है। आप यहां से देख पाओगे, अब मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये कहाँ गई है, डायरेक्ट आपके 4th ऑर्बिट में मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है। अब कोई भूतकाल की आपको घटना याद आएगी तो आप देख पाओगे, उस समय आप क्या होगे, आप उस समय ये अंदर वाले ऑर्बिट होंगे। आप हायर लेवल पे खड़े होके देखोगे तो क्या होगा, आप पावरफुल हो, बुद्धिबल है वो पावरफुल है। तो ये जो चित्र उभर के आते हैं पेनफुल एक्सपीरियंस, ये तुरंत गायब हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत है छोटा चुंबक बड़ा चुंबक चलेगी बढ़ेगी। श्रेष्ठ आदमी के सामने उत्पात करने वाला आदमी भी चुप हो जाता है। तो ये अपनी बुद्धि का जो विकास है इसको कहते हैं अवेयरनेस बढ़ाना, परिपक्वता बढ़ाना, अपनी समझ बढ़ाना। तो जैसे ही आप इस लेवल से चीजों को देखना शुरू करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है ये आप दुरुस्त कर लोगे और कहोगे ये सारी मेमोरी है, मैं मेमोरी नहीं हूं, मेमोरी मेरे लिए है। मैं तय करूंगा कौन सी चीज मेरे को कहाँ काम में लेनी है और कौन सी चीज को मुझे भुला देनी है। ये धीरे धीरे हमारी ये अंदर वाला ऑर्बिट इवोल्व होता जाएगा और फाइनली जो ये इवोल्व हो जाएगा तो फिर ये जरूरत पड़ेगी कि ये समझ मेरी है, इच्छा मेरी है, विचार मेरा है, मन मेरा है, तो मैं कौन। तो लास्ट स्लाइड एक बार आशा जी दिखाएंगे। ये सारा मेरा है,
4 ऑर्बिट है ना, 4 भाग, मेरे 4 हिस्से हैं। तो लास्ट में फाइनली ये मैं हूं, आई जो लिखा है ना, सेंटर जो होता है ना, न्यूक्लियस, ये मैं हूं। मैं और मेरा हमेशा साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। ये सेल्फ है। ये एक कॉन्शियस एंटिटी है जो एक एटम से डेवलप हुई है, और ये पूरे बॉडी में घूमती रहती है, और बॉडी से निकल जाए तो बॉडी के आकार में ही होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में घूमने का अभ्यास था, तो वो पूरी बॉडी के आकार में ही होती है। और ब्रेन के थ्रू ये ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, और किस लिए चलाता है? अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। कौन सी जर्नी? धीरे धीरे समझ बढ़ाते हुए अपनी पूरी इस बुद्धि को विकसित कर लूं, और फाइनली मैं अपने को जान लूं। ये हमारी एक जर्नी होगी, तो हम देख पाएंगे कि जीना की खूबसूरती है, नित्य उत्सव है, और हम हमेशा खुशी खुशी जी सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक भरोसा होगा। हर घटना का नियम हमें पता होगा, जो भी भारी अंदर चल रहा होगा उसका कारण भी हमें पता होगा, उसका निवारण भी हमें पता होगा, तो हम अपने अंदर स्टेबल हो जाएंगे। ये स्टेबिलिटी ही हमारा सुख है। ये समझने से बनता है। धीरे धीरे आगे एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं चाहता हूँ इतना ही सही। सब साथियों का धन्यवाद जो ध्यानपूर्वक सुना, और मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए सॉरी। जी आशा जी। जी सुमेर भाई, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतनी गहराई से चर्चा और इतने पीसफुल एटमॉस्फेयर में हो पाएगी, और वो भी जो है इसके थ्रू। तो आपकी बहुत ज्यादा इस सेशन में जो है तारीफ की है सभी हमारे साथियों ने। उनके चैट बॉक्स में वो लिख रहे थे। तो सुमेर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न जो मैं रखना चाहूंगी वो ये कि ऐसे ही चर्चा से संबंधित हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं जिसमें खुश कैसे रहा जा सकता है। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने मन से चैट बॉक्स में ये लिखेंगे कि ये मीटिंग्स क्या रोज होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, जैसा कि 5 डेज हो रही है। तो जो साथी ये चाह रहे हैं कि रेगुलर होनी चाहिए वो आर लिखेंगे। जो ये चाहते हैं हमारे साथी की ऑल्टरनेट डेज पे होनी चाहिए तो वो ए लिखेंगे। और जो साथी ये चाह रहे हैं कि ट्वाइस इन अ वीक होनी चाहिए वो टी लिखेंगे। तो मेरा सभी साथियों से, आज हमारे जो है 4 पार्टिसिपेंट्स जुड़े, तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि रेगुलर मीटिंग्स के लिए आर, ऑल्टरनेट डेज में मीटिंग चाहते हैं तो ए, और ट्वाइस इन अ वीक चाहते हैं तो टी लिखें। जी जी। हेलो मैम, आशा मैम। जी एच के शर्मा जी। हाँ जी शर्मा जी, नमस्कार। बहुत नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैं सुमेर भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आज की चर्चा बहुत ही ज्यादा रोचक रही, और